प्रिय विद्यार्थियों, हम पत्रकार और पत्रकारिता के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं और इस जानने समझने के दौर में हम इतना ज़रूर समझ चुके हैं कि पत्रकार का कितना महत्व है। इस दौर में यानी आधुनिक दौर में बिना मीडिया के हम निरक्षर अनपढ़ के बराबर हैं। हम शिक्षित तभी कहला सकते हैं अगर हम मीडिया से रूबरू है, रोज़ मीडिया से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इस तरह से आप पत्रकार और पत्रकारिता के बारे में बहुत कुछ समझ चुके हैं। अब बारी आती है पत्रकार के दायित्व की। हम पिछले व्याख्यानों में पत्रकार, पत्रकारिता दोनों की विशेषताओं को जान समझ चुके हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि अगर पत्रकार का बड़ा दायित्व है, पत्रकारिता का बड़ा महत्व है, इसका मतलब ये नहीं है कि पत्रकार असीमित ताकत का धनी हो गया है। अब इसी के बारे में हम समझेंगे कि पत्रकार की सीमाएं क्या है और उसका दायरा क्या है, उसकी आज़ादी क्या है, यानी वो क्या कर सकता है, कितना कर सकता है और कहाँ तक कर सकता है, या उसमें भी सीमाएं हैं। तो इसी के बारे में जानते हैं हम। सबसे पहले आता है प्रेस की स्वाधीनता। ये शुरू में ये सवाल उठ गया था कि प्रेस को स्वाधीन होना होगा, क्योंकि बिना स्वाधीनता के व्यक्ति भी मुक्त नहीं हो सकता, यानी व्यक्ति विशेष भी तभी आज़ादी महसूस करता है जिस तरह से हम 1947 से पहले कई तरह से गुलाम थे। अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं था। ये अभिव्यक्ति का अधिकार का मतलब होता है स्वाधीन देश के स्वाधीन नागरिक को मिलने वाला हक। और जो ही हमें आज़ादी मिलती है तो उसी के साथ व्यक्ति के साथ साथ प्रेस की स्वाधीनता भी मिलती है। इसके बारे में बहुत पहले हमें 2-3 उदाहरणों से रूबरू होना पड़ेगा। सन 1925 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमा किया गया जिसे गिटलो बनाम न्यूयॉर्क मुकदमा कहा जाता है। इसमें यह स्वीकार किया गया कि संविधान ने जो आज़ादी दी है भाषण की, यानी बोलने की, या प्रेस की स्वाधीनता की रक्षा की, वो पूरी तरह से निर्बाध नहीं है। यानी उस पे कुछ कदम कैसे उठाए जाएंगे, यानी उसको उत्तरदायित्व से जोड़ा गया है कि वह असीमित नहीं, स्वाधीनता का वो दुरुपयोग नहीं करेगा। उसे माना कि वो स्वाधीन है, लेकिन अगर वो अपनी स्वाधीनता का किसी न किसी अर्थ में दुरुपयोग करता है तो वो भी दंडित किया जा सकेगा, यानी दंड से मुक्त नहीं हो सकता। इसी तरह से दूसरा है 1948 में यूएनओ में जिनेवा में एक प्रस्ताव पास होता है। प्रस्ताव में
कि हर देश के नागरिक को आज़ादी मिली है, स्वाधीनता है उनको कि सरकार उनके कार्य में कोई बाधा नहीं डालेगी। 1948 के इस प्रस्ताव में 1925 की गिटलो न्यूयॉर्क के मुकदमे से आगे की बात है कि सरकार हर आदमी को स्वाधीनता देती है, यानी वो बाधा नहीं डालेगी, रोकेगी नहीं। लेकिन उसी के साथ कुछ दायित्व भी दिए गए हैं, यानी पत्रकार सरकारी दबाव से मुक्त रह कर के कार्य करेगा, ये पहली शर्त है। और स्वाधीन होने का अर्थ भी यही होता है। इस स्वाधीनता के दंश को, यानी स्वाधीन न होने के ध्वंस को देश ने लंबे समय तक सहा है। महात्मा गांधी के साथ जो लड़ाई लड़ी देश ने, महिला और पुरुषों ने, कईयों ने कई तरह से अत्याचार सहे, कईयों ने बलिदान किया देश को, देश पर, इस मिट्टी पर, तब हमें स्वाधीनता मिली। और स्वाधीनता में ये खास बात थी, कुछ करने का अधिकार, जिसमें सरकार भी बाधा नहीं डालेगी। उस वक़्त सरकार हमें इस अधिकार से महरूम नहीं रखती, बल्कि कई तरह के हमारे अधिकार थे ही नहीं। लेकिन जब प्रेस की स्वाधीनता की बात आती है तो बेशक प्रेस स्वाधीन है, पत्रकार सरकारी दबाव से मुक्त रह करके कार्य करेगा, लेकिन इसके साथ कर्तव्य और दायित्व से वो बंधा रहेगा। यानी उसे ये एहसास होना चाहिए, जिस तरह से आम नागरिक, उसी तरह से एक पत्रकार भी बेशक सरकारी दबाव से मुक्त होकर के कार्य करेगा, लेकिन उसके निश्चित कर्तव्य है उनको पूरा करते हुए, यानी उसका दायित्व क्या है उसका एहसास उसे बराबर रहेगा। यानी गोपनीयता बरकरार रखनी है। जब गोपनीयता की बात आती है तो इसका मतलब सीधे सीधे हमें समझना होगा कि स्वाधीन होने का मतलब ये नहीं होता कि हम आज़ाद है और हमारी आज़ादी से दूसरे व्यक्ति की आज़ादी में खलल पड़ता हो, ये नहीं होना चाहिए। यही बात है कि गोपनीयता, जो देश की कुछ चीज़ें देश के बाहर नहीं जानी चाहिए, बाहरी दुश्मनों को उनसे कोई लाभ होता हो तो गोपनीयता भंग होने का उस पर आरोप लग सकता है, और वो गोपनीयता भंग करने के आरोप में दंडित किया जा सकता है। और इसी स्वाधीनता के तहत वो किसी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करने का उसे हक नहीं है। तो इस तरह से वो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, दायित्व बोध से काम करते हुए काम करेगा। यानी उसके समाचार से, उसकी पत्रकारिता से ऐसा न लगे कि किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष या धर्म विशेष के समूह को उकसाता हो और उससे हिंसा होने का अंदेशा हो, तो उसे रोका जा सकेगा। गोपनीयता, धोखाधड़ी, उकसाने जैसी कार्रवाई एक पत्रकार को नहीं करनी होगी। इस तरह से उसके खास करके दो दायित्व ऊपर करके आते हैं जो आपको ध्यान रखने, कानून की भाषा में जिसे फौजदारी और दीवानी कानूनन कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि पत्रकार को जो अधिकार दिए गए हैं, कुछ देशों में विशेष
अधिकार दिए गए हैं, लेकिन कुछ देशों में उसे दायरे में बांध करके उसकी सीमा निर्धारित कर दी गई है। कुछ में सीमाएं ज़्यादा है, कुछ में उसे विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन ऐसा किसी भी देश में नहीं है कि उसे सीमातीत बना दिया गया हो। बेशक वो विशेष है, सरकारी दबाव से मुक्त रहेगा, लेकिन गोपनीयता के कानून का पालन करते हुए देश की राष्ट्रीयता, देश की एकता को देखते हुए वो काम करेगा। इसमें किसी भी तरह की बाधा आना उसके दायित्व से दूर जाने के बराबर है। तो याद रहे कि उसे विशेष दर्जा दिया गया है, उसे विशेष अधिकार है, लेकिन वो सीमाओं से मुक्त नहीं है। इस तरह का केस देश में आया और इस तरह से कि मान हानि अगर किसी की वो करता है तो मान हानि का कानून लागू होता है, और ऐसा हुआ, अभी भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। यानी उसके समाचार लिखने से, समाचार की भाषा से किसी व्यक्ति को मान हानि भी हो सकती है। इसी तरह का एक केस हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित होता है। हिंदुस्तान टाइम्स में जो समाचार निकला वो एक सेठ के खिलाफ गया और संसद में उस पर बहस हुई। इसके बाद उस सेठ ने उस समाचार पत्र पर मुकदमा ये कहते हुए किया कि इस समाचार के छपने से मुझे व्यापार में नुकसान हुआ, और समाचार ये साबित नहीं कर सका प्रमाण के साथ कि मैंने कोई गलत किया है, तो गलत का प्रमाण उसे देना होता है। समाचार में जो लिखा जा रहा है वो तथ्य और प्रमाण सहित होना चाहिए। वो झूठा निकला और उसी बात पर संसद तक में आवाज़ उठी। उस कंपनी और सेठ ने मानहानि का दावा किया। इसी तरह से प्रीतिश नंदी ने, जो बड़े पत्रकार रहे, उड़ीसा की मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्होंने कुछ लेख लिखे और एक दिन वो आया जो अंततः उन्हें मुख्यमंत्री से माफ़ी मांगनी पड़ी, और इस तरह से वो मानहानि से बच गए। अन्यथा मानहानि का दावा किया जाने का मतलब ये होता है कि कानूनन उसे दंडित किया जाएगा और लाखों रुपए से हर्जाना देना पड़ सकता है उस अखबार को, उस मीडिया मालिक को। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पत्रकार अपने दायित्व निभा सकता है। उसे कर्तव्य और दायित्व का बोध रखते हुए समाचार छापने होंगे। समाचार छापने से पूर्व उसे स्रोतों को, तथ्यों को प्रमाणित करना होगा, और जनहित में ही हो तभी वो प्रकाशित हो। उस जनहित को कहते हुए किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ चला गया तो ये मानहानि में भी दर्ज किया जा सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला विषय होगा पत्रकारिता के रूप। पत्रकारिता के कोई 7-8 रूप होते हैं। आप केवल पत्रकार कहने से ये नहीं समझ जाएंगे कि पत्रकार एक ही तरह का होता है। यानी पत्रकार जिस तरह की पत्रकारिता करता है वो क्षेत्र विशेष होता है। इस तरह से पत्रकारिता के अलग अलग रूप होते हैं। जैसे अगर कोई पत्रकार लगातार गांव से संबंधित समाचार, लेख, फीचर लिख रहा है, गांव के उत्थान के लिए लिख रहा है, गांव के विकास को लेकर के लिख रहा है, और उसे हम ग्रामीण पत्रकारिता कहेंगे।
जो शहर से इतर होगी। हम ये न मान के चले कि अखबार सिर्फ शहर महानगर से ही जुड़े होते हैं, बड़ी संस्थाओं के ही समाचार देते हैं, मंत्री या बड़े नेताओं के समाचार देते हैं। पत्रकारिता वहीं तक सीमित नहीं रहती, वो सुदूर शहरों से दूर गांव झोंपड़ी ढाणी तक पहुंचता है। वहाँ भी समस्याएं हो सकती है, वहाँ भी जनहित हो सकता है। लाखों करोड़ों आदमी, 60-70% लोग गांवों में निवास करते हैं। इस तरह से जो पत्रकारिता की जाएगी उसे ग्रामीण पत्रकारिता कहा जाएगा। ग्रामीण पत्रकारिता कहने का मतलब, अगर वो पत्रकार गांव में रहने वाले लोगों से जुड़ कर के गांव से संबंधित समस्याओं को ये उजागर करता है तो ग्रामीण पत्रकारिता है। और वो किसान खेती बाड़ी से जुड़ कर के काम करता है तो उसे कृषि पत्रकारिता कहा जाएगा। कृषि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। किसानी से जुड़ी हुई समस्याएं कितनी बड़ी हो सकती है, हमने पहली बार 2020 और 21 में हुए किसान आंदोलन, जो देश की राजधानी दिल्ली के आसपास टिकरी और सिंधु बॉर्डर को जिस तरह से घेर करके किसानों ने साल भर तक धरना प्रदर्शन किया। साल भर से अधिक इसलिए कहा जाता है कि 372 दिन ये आंदोलन चलता है। और किसान बिल, 3 बिल जो सरकार लाई थी अध्यादेश के तहत, वो जब तक वापस नहीं लिए गए धरना प्रदर्शन चलता रहा। हाल ही में 3 बिलों को सरकार द्वारा वापस लिया गया, तब धरना समाप्त होता है। इससे कहते हैं इस तरह से जितने भी लेख समाचार फीचर आए वो कृषि पत्रकारिता में गिने जाएंगे। आजकल हम समझते हैं, कई बार सुनते हैं, विकास विकास की बात सरकार करती है, विकास की बात नेता करता है। और विकास हम शहरों में देख रहे हैं, गांवों तक विकास पहुंच रहा है। हर तरह से चहुमुखी विकास देश का हो, शहर का हो, हर तरह से विकास हो। किस तरह से विकास हो, इस तरह की बात जिस पत्रकारिता के द्वारा की जाती है उसे विकास पत्रकारिता कहा जाएगा। इसी के बीच में एक और पत्रकार होता है, और वो पत्रकार उस तरह के पत्रकार जो खोज करके पत्र समाचार लाते हैं। न केवल वो समाचार होता है बल्कि वो लंबे समय तक उस समाचार के पीछे काफ़ी लंबा वक्त देता है, तथ्य जुटाता है, सरकार के किसी विभाग का या किसी नेता का जो उसका पीछा करते हुए, जासूसी करते हुए, और उसे स्कैंडल कहा जा सकता है जिसे वो उजागर करता है। एक तरह से तहलका इस देश में कई बार मचता है कि किसी को भ्रष्टाचार के केस में पकड़ा जाता है, इसके पीछे या किसी कंपनी ने लगातार देश के खिलाफ काम किया या किसी मंत्री ने, तो वो जो पत्रकार इस तरह से छुपी हुई तथ्यों को बाहर लाता है मेहनत करके, उसे खोजी पत्रकार कहते हैं। और इस तरह से करने वाले कार्य को खोजी पत्रकारिता कहा जाता है। अगली आती है शैक्षिक पत्रकार। शिक्षा से जुड़ी हुई बातें, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय, इनके पाठ्यक्रम से लेकर के परिसर में होने वाली समस्याओं को लेकर के शिक्षा का स्तर गिर रहा है, और गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है, शिक्षक छात्र विद्यार्थियों के अनुपात में है या नहीं, इस तरह की चर्चा परिचर्चा समाचार छापने वाली लगातार ऐसे पत्रकार द्वारा की जाने वाली पत्रकारिता को शैक्षिक पत्रकारिता कहा जाएगा।
आप स्कूल कॉलेज में साहित्य पढ़ते हैं और साहित्य न केवल स्कूल कॉलेज या विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है, अभी तो शहर में साहित्य को लेकर की जाने वाली गोष्ठी, संगोष्ठी, सेमिनार, कवि सम्मेलन आदि, इससे जुड़े हुए समाचारों को जो पत्रकार निकाल के लाएगा, ऐसी पत्रकारिता को साहित्यिक पत्रकारिता कहा जाता है। आप अखबार में कई तरह के समाचार देखते हैं, फिल्मों से जुड़े हुए समाचार भी यहाँ आते हैं, तो ऐसे को फिल्मी पत्रकारिता कहा जाता है, जो हीरो हीरोइन के लेकर के, उनकी ज़िंदगी को लेकर के, उनसे जुड़े हुए स्कैंडल को लेकर के जो चर्चा की जाती है, आने वाली फिल्म किस तरह की होगी और फिल्म में जुड़ी हुई बातें, उन फिल्मों की समीक्षा करना आदि ये फिल्मी पत्रकारिता कहलाती है। और वीडियो पत्रकारिता, वीडियो पत्रकारिता यानी जो फीचर के रूप में, सोशल मीडिया के रूप में हम मोबाइल पर जो कुछ समाचार से जुड़ी हुई बातें देखते हैं, उसे वीडियो पत्रकारिता कहा जाता है। इस तरह से हमने देखा सब कि पत्रकार के दायित्व क्या होते हैं और पत्रकारिता के रूप कितने होते हैं। धन्यवाद। आप देखते रहें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी निकाला।